तो बच्चों आज अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर। और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है मृदा। ठीक है, सॉइल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। हमारे सिलेबस में यूनिट 1 में सॉइल वाला टॉपिक दिया गया है, तो अपन मृदा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार को ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है और इस प्रकार हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ। पहले तो एक परिचय ले लेंगे, सॉइल के बारे में जानेंगे, मृदा क्या होती है। ठीक है, परिचय पे चर्चा कर लेंगे। कौन कौन से फैक्टर जो इंपैक्ट करते हैं मृदा के ऊपर, प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, इनकी विशेषताएं भारत में क्या है मृदा की, क्या प्रॉपर्टीज है, सॉइल प्रॉपर्टीज की बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन की बात अपन कर लेते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस अपन देखेंगे समस्याओं के बारे में, मृदा की क्या क्या समस्याएं हैं इस पर अपन चर्चा करेंगे और बात करेंगे संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन की बात अपन कर लेंगे और उसके बाद फिर अपन निष्कर्ष यहाँ पे लिख देंगे। बना लिया, चलिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूं। आपने शब्द सुना है मृदा, ठीक है, मिट्टी जिसे अपन कह रहे हैं सामान्य शब्दों में। तो ये जो मिट्टी है या जो मृदा है ये वास्तव में क्या होती है, अगर आपसे कहें तो आप क्या बताना चाहेंगे? चट्टानों, हाँ ये बढ़िया पॉइंट है, चट्टानों के पतन से निर्माण होता है। लेकिन अभी बात अधूरी है, एक्चुअली में मृदा क्या है? क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये ठीक है, ये भी इसका फंक्शन है। लेकिन मृदा है क्या? रंध्रयुक्त, कड़युक्त, ठीक है, काफी हद तक बढ़िया। और अच्छे से बात बता पाएंगे? तो सबसे पहले देखो मृदा के बारे में आपको बताना है, तो पहले तो अपन ये बताएंगे सॉइल शब्द जो है लैटिन भाषा के सोलम से आया है। कहां से आया है? लैटिन भाषा के सोलम से ये सॉइल शब्द आया है और इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ऊपरी सतह या फर्श, फ्लोर। क्लियर है? यानी कुल मिलाकर अगर आपसे शाब्दिक अर्थ कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? जो सॉइल का जो शाब्दिक अर्थ है ये लैटिन भाषा के किससे आया है? लैटिन भाषा कहां की भाषा है? क्या हुआ? लैटिन भाषा वास्तव में ये जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है ना, बहुत सारे देशों में ये भाषा जो है अंग्रेजी की जन मातृभाषा कह सकते हैं इसको, अंग्रेजी का जन्म इसी से हुआ है ना। तो लैटिन भाषा बहुत प्राचीन भाषा है ना। पूरा यूरोप है, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, इनमें ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी लैटिन भाषा। ठीक है, अधिकांश आपने देखा होगा शब्द किसके? लैटिन भाषा के,
है ना। तो ये शब्द अधिकांश क्यों, क्योंकि यूरोपियन जितने भी बड़े बड़े ज्योग्राफर हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग करा है। ठीक है, तो लैटिन भाषा के सोलम, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऊपरी सतह, या हम कह सकते हैं फ्लोर, फर्श। तो ये तो एक शाब्दिक अर्थ हमें समझ में आ गया। तो कौन, देखो प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे कि सॉइल जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे, लैटिन भाषा का शब्द है। आई बात समझ में, पूछ लेगा आपसे। अब बात आती है, तो फिर ये मृदा है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि चट्टानों को अगर बारीक पीस दिया जाए, चट्टानों को अगर बहुत ज्यादा कैसा कर दिया जाए, पीस दिया जाए, तो चट्टानें पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, बारीक हो जाएंगी, है कि नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो वो जो बारीक जो पदार्थ है वो मृदा नहीं है, वो मृदा का पैतृक पदार्थ हो गया। क्या हो गया, हाँ। अब एक लंबी काल अवधि में, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के समय, जब टेम्परेचर, आर्द्रता, वर्षा, पादपों के जैविक क्रियाएं, इन सभी के द्वारा धीरे धीरे वो जो पदार्थ है ना, वो अलाइव होने लगता है, उसके अंदर जीवन आने लगता है, उसके अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार की जो है जैव रासायनिक क्रियाएं चलने लगती हैं, और वो पदार्थ धीरे धीरे एक आकार धारण कर लेता है। और वो आकार कैसा धारण कर लेता है, वो आकार धारण कर लेता है एक रंध्रयुक्त, कड़युक्त, महीन संरचना के रूप में। तो भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली एक महीन, रंध्रयुक्त, कड़युक्त, पतली या परतनुमा संरचना, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित हुई है, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, मृदा कहते हैं, जो एक लंबी काल अवधि में बनकर तैयार होती है। मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। मृदा निर्माण कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। एक लंबी काल अवधि में मृदा का निर्माण होता है। हम मृदा को कुछ समझते नहीं है। मृदा कितनी इंपॉर्टेंट है बताओ। मृदा अगर हमारे क्षेत्र में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी समस्या होगी कि नहीं होगी। जिन क्षेत्रों में मृदा उपजाऊ नहीं है उन क्षेत्रों में गरीबी है, और जिन क्षेत्रों में मृदा उपजाऊ है वो क्षेत्र संपन्न है। यानी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो किससे डिपेंड होने वाली है, मृदा से। आज आप देखो पंजाब, उत्तर प्रदेश का किसान कैसा है, संपन्न है, पैसे वाला है। कारण क्या है, मृदा, है कि नहीं। राजस्थान का जो है क्या है, समस्या है राजस्थान वाले क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि वहां पर मृदा कैसी है, बहुत ज्यादा अनुपजाऊ है, मरुस्थलीय प्रकार की है। तो उसके कारण वहां के लोगों का जीवन कहीं ना कहीं संकट में रहता है। तो इस बात का मतलब ये कि मृदा हमारे लिए कोई सामान्य चीज नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक संसाधन भी है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति ने हमें गिफ्ट के रूप में मृदा को दिया है, हमें इसको सहेज के रखना होगा। क्योंकि अगर हम मृदा को सहेज के नहीं रख पाएंगे तो फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या पैदा होगी। क्योंकि मृदा का संबंध सीधा सीधा कृषि से है। किससे है, और कृषि हमारी आर्थिक गतिविधि है। आज आप देखो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और भारत में अगर कृषि अच्छी होगी तो ही तो क्या होगा, हमारे उद्योग चलेंगे। क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। आज हमारे खाद्यान्न की चीजें कहां से आ रही है, कृषि से आ रही है। और कृषि निर्भर किस पर है, मृदा पर है। तो मृदा एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैल्यूएबल है। प्राकृतिक दृष्टि तो है ही, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई चीज इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए तो ज्यादा उसका महत्व हो जाता है। जब बात पैसे की आती तो अपन क्या एकदम से सतर्क हो जाते हैं नहीं, 10 बार जेब में देख रहे थे पैसे रखे हैं कि नहीं रखे। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब बात आती है इकोनॉमिकल चीजों की तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाता है। तो फिर अपन मृदा को भी समझना चाहिए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है, मृदा की उपजाऊ क्षमता में लगातार कमी आ रही है, जो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे समस्या वाले में, ठीक है। तो इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे मृदा हमारे लिए कितनी ज्यादा वैल्यूबल है। लेकिन अभी तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, परिचय। तो परिचय में आपको समझ में आया, तो आप लिखें परिभाषा इसकी, बहुत सिंपल सी लिखना। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले तो क्या है, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। तो आप लिखेंगे मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। फिर लिखेंगे मृदा से तात्पर्य भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह पर
मृदा से तात्पर्य ऊपर पट्टी की ऊपरी सतह पर रंध्रयुक्त, रंध्र मतलब छिद्र, रंध्रयुक्त कौमा कड़युक्त, कड़युक्त मतलब छोटे छोटे कड़ होती है इसमें, रंध्रयुक्त कड़युक्त महीन परतनुमा संरचना, महीन परतनुमा संरचना, रंध्रयुक्त कड़युक्त महीन का मतलब समझते हैं आप लोग, बारीक, महीन परतनुमा एक लेयर पाई जाती है ना, महीन परतनुमा संरचना जिसका निर्माण कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा हुआ है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा हुआ है। फिर आप लिखेंगे थोड़ा सा निर्माण, इसी में लिख देना एक लाइन छोड़कर निर्माण, है ना, इसमें लिखना थोड़ा सा। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, मृदा का निर्माण क्या एक जटिल प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक लंबी कालावधि के दौरान, जिसके अंतर्गत एक लंबी कालावधि के दौरान चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से, चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से, टूट फूट सिंपल सी बात है, चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से, वियोजन, चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से एक महीन पदार्थ का निर्माण होता है। एक महीन पदार्थ का निर्माण होता है। इस पदार्थ में विभिन्न पादपों एवं जीव जंतुओं की जैविक क्रिया के माध्यम से, इस पदार्थ में विभिन्न पादपों एवं जीव जंतुओं की जैविक क्रिया के माध्यम से, हाँ पादप मतलब प्लांट्स, इस पदार्थ में विभिन्न पादपों एवं जीव जंतुओं की जैविक प्रक्रिया से एवं जीव जंतुओं की जैविक प्रक्रिया से, जीव जंतु नहीं समझते आप लोग, जैसे छोटे छोटे दीमक होती हैं, चींटियां होती हैं, तो ये क्या बारीक करती रहती हैं और ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जीव जंतु पादप और जो जड़ें होती हैं पादपों की वो भी क्या करती, पीसती रहती है, ठीक है। तो जो जीव जंतु हैं और पादप जड़ें ये लगातार उस पदार्थ को और क्या करती रहती हैं, और ज्यादा महीन करती रहती हैं, ठीक है। तो क्या लिखा आप लोगों ने, विभिन्न पादपों या जीव जंतुओं की जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा एक संगठित पतली परत के रूप में मृदा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एक संगठित पतली परत के रूप में मृदा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, मृदा की विभिन्न परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। मृदा की विभिन्न परतों को मृदा संस्तर कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। विभिन्न परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। हाँ लिख देता हूं, संस्तर। एक्चुअली मृदा क्या है ना, मृदा में कई लेयर होती हैं, ऐसे एक लेयर ये बन गई, फिर एक लेयर ये बन गई, फिर एक लेयर ये बन गई, ऐसे लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इन अलग अलग परतों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं, ठीक है।
तो आपसे पूछे मृदा संस्तर क्या है तो आप बता सकते हैं? मृदा संस्तर मृदा की विभिन्न परतों का समूह है। मृदा की विभिन्न परतों के समूह को ही क्या कहते हैं? मृदा संस्तर कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है तो आप बता पाओगे? आप बताना कि मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? जटिल प्रक्रिया मतलब इतना सामान्य तरीके से नहीं बनती ना हम सोच रहे हैं। आपको लगता है क्या कि मृदा का एक कण बनने में हजारों करोड़ों साल लगे? तो ऐसी स्थिति में मृदा निर्माण की प्रक्रिया कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं कि आजकल में मृदा का निर्माण हो जाए। आपने चट्टान को मिक्सी में डाल के पीस दिया तो मृदा थोड़ी बनेगी, है ना? वो बारीक जरूर हो जाएगी लेकिन मृदा नहीं बनेगी। मृदा बनने के लिए उसमें क्या चाहिए? एक लंबा कालखंड चाहिए। एक लंबे कालखंड के दौरान पादप, जीव जंतु ये अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं उसके अंदर, और धीरे धीरे उसके अंदर कई प्रकार के न्यूट्रिशंस डालते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर कई प्रकार की जो है टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता, इनका इम्पैक्ट आता है। तब जाकर वो एक संगठित रूप से अलग अलग परतों विभाजित हो जाती है और फाइनली धीरे धीरे वो अलाइव हो जाती है, जीवन तोड़ती है, और फिर उसके अंदर जो है जीव जंतुओं का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, पेड़ पौधे लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो तब जाकर मृदा बनती है। तो मृदा को बनने में बहुत लंबा समय लगता है ना। चट्टानों का विखंडन वियोजन का मतलब यहाँ पे क्या है? चट्टानों का विखंडन वियोजन का मतलब है चट्टानों का टूट फूट होना, अपक्षय प्रदन को भी अपन कह सकते हैं ना। तो चट्टानें धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे क्या होती है? ब्रेक होती जाती है और उसका जो अवशेषी पदार्थ है ना वही धीरे धीरे मृदा का रूप ले लेता है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गई बात किसकी? मृदा क्या होती है और मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब पहले समझो। आपने देखा होगा मृदा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। कैसी होती है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। क्या पूरे भारत में एक जैसी मृदा है? नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर हैं, जो कारक है, वो मृदा को प्रभावित कर रहे होंगे। इसलिए तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मृदा है। जैसे आप देखें तो इधर नॉर्दर्न प्लेन में, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा हम लोगों ने, तो नॉर्दर्न प्लेन में आप देखो तो ऑलिव सॉइल है, जलोढ़ मृदा है। आप इधर देखो महाराष्ट्र वाला एरिया, या इधर आपका जो है मालवा का पठार जिसे अपन अभी इंदौर में ही है, तो इस पूरे एरिया में यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। क्या है? तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल क्यों बनी है ना? इसी प्रकार से अपन थोड़ा सा इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले रीजन में जाए तो वहां पे हमें रेड सॉइल मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? रेड सॉइल मिल जाएगी, है ना। तो ये मृदा आपको देखनी है। इधर आप थार मरुस्थल की साइड जाए तो मरुस्थली मृदा मिल जाएगी। उधर आप हिमालय की साइड जाए तो आपको पर्वतीय मृदा मिल जाएगी। क्लियर है? इधर केरला और कर्नाटक वाली साइड जाए तो आपको लेटराइट मृदा मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? लेटराइट मृदा मिल जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो मृदा अलग अलग रूपों से हमें दिखाई दे रही है, ये अलग अलग बन क्यों रही है? पूरे भारत में जलोढ़ मृदा क्यों नहीं है? पूरे भारत में काली मृदा क्यों नहीं है? या पूरे भारत में मरुस्थली मृदा क्यों नहीं? इसका आंसर क्या देंगे आप? तो इसका आंसर आप देना कि सर मृदा जो है वो कई कारकों पर निर्भर करती है, और वो कारक आपके जो है वो कौन कौन से वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे सबसे पहले मृदा का निर्माण तो किसी ना किसी चट्टान से तो हो ही रहा है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बात करूं जैसे बेसाल्ट चट्टान, कौन सी? तो बेसाल्ट चट्टान की जैसी प्रकृति होगी वैसी तो मृदा भी बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी जहां पर बेसाल्ट चट्टान होगी वहां पर मृदा जो है उसी के नेचर जैसी होगी। जैसे बेसाल्ट चट्टान का जो नेचर है वो क्षारीय प्रकार का है। कैसा है? तो अगर बेसाल्ट चट्टान क्षारीय है तो निसंदेह काली मृदा भी कैसी होगी? क्षारीय होगी, नहीं होगी? बोलो। अगर अगर ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टान अगर अम्लीय है तो फिर उससे लाल पीली मृदा भी कैसी होगी? अम्लीय प्रकार की होगी कि नहीं होगी? यानी इसका मतलब है कि जो मृदा का जो पैतृक पदार्थ है, मृदा का जो पैतृक पदार्थ है वो जैसा होगा वैसा ही क्या होगा? मृदा का निर्माण होगा। यानी उसकी जो है नेचर वो डिपेंड करेगा उसके पैतृक पदार्थ पर। जिस प्रकार की चट्टान का नेचर होगा मृदा का नेचर भी ठीक वैसा ही होगा। जैसा गोडाउन वैसा प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये बात पहली याद रखना है पैतृक पदार्थ को लेकर। पहला जो फैक्टर है वो है पैतृक पदार्थ, यानी मृदा का निर्माण किससे हुआ है। भाई हमारे लक्षण हमारे माता पिता से काफी क्या करते हैं? मैच करते हैं। हमारी हाइट, हमारा रंग रूप करता है कि नहीं करता? कारण क्या है? हमारा उनसे जन्म हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से मृदा का जन्म जिस पैतृक पदार्थ से हुआ है वो उसके काफी गुणों को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। आई बात समझ में? यानी अगर अपन बेसाल्ट चट्टान का अध्ययन कर लें तो हमें काफी हद तक उसमें सिमिलरिटीज जो है वो ब्लैक सॉइल की मिल जाएंगी। या ब्लैक सॉइल की सिमिलरिटीज किससे होंगी? बेसाल्ट चट्टान से। कि ग्रेनाइट से होंगी? नहीं होंगी, ग्रेनाइट से जन्म ही नहीं हुआ उसका। पहला पॉइंट। ऐसे ही टेम्परेचर भी काफी इंपैक्ट करता है। क्या करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण जो है मृदा शुष्क हो जाती है। कैसी हो जाती है? अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो मृदा शुष्क हो जाएगी। टेम्परेचर कम है तो मृदा कैसी होगी?
आर्द्र होगी। या वर्षा की बात अपन करें तो वर्षा के कारण भी यही स्थिति बनती है, जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, जहां पे कम वर्षा हो रही है या जहां पे मध्यम वर्षा हो रही है, तो वो भी सॉइल जो है आर्द्रता को या मृदा आर्द्रता को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो वर्षा भी क्या करेगी, बहुत इंपैक्ट डालेगी, नहीं डालेगी। ऊंचाई, हाइट भी जो है मृदा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बहुत ऊंचाई पर क्या होता है, ढलान बहुत तीव्र होता है, तो वहां पे पतली परत मिलती है, और जो मैदान होते हैं वहां पे मोटी परत मिलती है मृदा की। कारण क्या है, यही कारण है कि पर्वतों पे मृदा जो है वो बह जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। इसलिए आपने देखा वो पर्वतों पे बहुत ज्यादा लेयर मोटी नहीं मिलेगी मृदा की, बहुत पतली परत मिलेगी, है ना। कंकड़ पत्थर तुरंत निकल आएंगे। और आप मैदान में आ जाओ तो आपको कितना भी फावड़ा चलाते रहो, मृदा मोटी मिलेगी, आपको गहराई तक मिलेगी मृदा। होता ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैदानों में ढाल मंद होता है, तो यहाँ पे जमती रहती है मृदा। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो, ढाल तीव्र होता है, तो वहां पे जो है मृदा की लेयर जो आपको बहुत पतली दिखाई देती है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मृदा के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं वो उसके रंग को भी क्या करते, प्रभावित करते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई आयरन ऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है, ब्लैक कलर उसका हो जाता है ना। या जो है उसका अगर जलीय अपघटन हो जाए तो लाल रंग हो जाता है, क्लियर, पीला रंग हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके क्रिया करता है, जो उसके पोषक पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक कारकों से जल से क्रिया करते हैं, तो उससे भी उसका रंग निर्धारित होता है। क्लियर हो गया। तो मृदा का रंग हो गया, मृदा का स्ट्रक्चर हो गया, मृदा का नेचर हो गया, ये अलग अलग फैक्टरों पे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। हालांकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, ये केवल मैं आपसे सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि भारत में मृदा को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पूछेगा, एक सामान्य सी जानकारी है। तो केवल आप नाम नाम लिख लीजिए, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा पता रहेगा। तो मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में लिख लेना, एक तो पैतृक पदार्थ, मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों को लिख लेना, एक तो पैतृक पदार्थ, है ना। और पैतृक पदार्थ में लिखना आप लोग चट्टान की प्रकृति, जैसे बेसाल्ट, चट्टान से काली मृदा। तो ये दोनों ही क्या है, क्षारीय प्रकृति की है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काली मृदा का जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्धारण हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखना तापमान, तापमान से भी मृदा का रंग निर्धारित होगा। मृदा की प्रकृति निर्धारित होगी। टेम्परेचर भी काफी इंपैक्ट करता है, ठीक है। फिर वर्षा और आर्द्रता, तो अगर बहुत कम वर्षा हो रही है तो मृदा कैसी हो जाएगी, वहां पे शुष्क हो जाएगी। बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो मृदा कैसी होगी, आर्द्र होगी, मृदा नमी ज्यादा होगी। इसलिए जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां की मृदा में नमी बहुत होती है। तो पॉइंट ही मेंशन कर लेना। उच्चावच भी एक बड़ा फैक्टर है, उच्चावच, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पे क्या होता है, ढाल तीव्र होता है। ढाल कैसा होता है, तो यहां पे मृदा की पतली परत मिलती है, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ढाल कैसा होता है, मंद होता है, तो यहां पे मृदा की मोटी परत मिलती है, ठीक है ना। वनस्पतियां भी काफी इंपैक्ट करती हैं मृदा पे। आपने देखा होगा जहां पे वन सघन होते हैं, जहां पे वन क्या होते हैं, वहां पे मृदा का संरक्षण होता है, मृदा का अपर्दन नहीं होता। और जहां पे वन विरल होते हैं, वन नहीं होते हैं, वहां पे मृदा का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। मृदा को, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, मृदा को
संगठित करके रखती हैं, जड़ें उनको क्या है, बांध के रखती है मृदा को। चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया। वन सघन है तो मृदा का संरक्षण होगा, और वन अगर विरल है तो मृदा का प्रदन होगा। सोलम, सोलम। चलिए अब चलते हैं हम लोग भारत में विशेषताओं को लेकर, है ना, मृदा की भारत में विशेषताएं। मृदा की भारत में विशेषताएं, है ना, तो एक एक करके हमें बतानी है, पॉइंट वाइज अपन बताएंगे, ठीक है। तो लिखना, पहली विशेषता, भारत में विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों एवं उच्चावची विशेषताओं के कारण, भारत में विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों एवं उच्चावची विशेषताओं के कारण भारत में विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों एवं उच्चावची विशेषताओं के कारण, उच्चावची विविधताओं के कारण, उच्चावचीय विविधताओं के कारण जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटेराइट जैसी अलग अलग मृदाएं पाई जाती हैं या मिलती हैं, जैसी अलग अलग मृदाएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, इस लाइन का मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये है कि भारत में आप देखो तो भौगोलिक विविधताएं बहुत है, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, है ना, कहीं पर जो है घाटियां, है ना, अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, तो इसके कारण जो है भारत में मृदाओं में विविधता देखने को हमें मिलती है। इसलिए हमारे भारत में जलोढ़ भी मिलती है, हमें जो है काली भी मिलती है, हमें जो है लाल पीली भी मिलती है, और हमें पर्वतीय प्रकार की मृदाएं मिलती है और लेटराइट प्रकार की, है ना। दूसरी विशेषता आपको याद रखना है, भारत में मृदा का नेचर भी अलग अलग है, कुछ अम्लीय होती है, कुछ क्षारीय होती है, कुछ उदासीन होती है। तो आप लिखेंगे भारत में प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन, भारत में प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन तीनों ही प्रकार की मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। एवं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय एवं कौन सी बच्चों, उदासीन, तीनों ही प्रकार की मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। आपको पता होगा भारत में
वर्षा का भी वितरण कैसा है? समान है। भारत में वर्षा का वितरण कैसा है? कहीं पर वर्षा ज्यादा होती है, कहीं पर मध्यम होती है, कहीं पर ना के बराबर होती है। तो जब वर्षा का अलग अलग वितरण है तो मृदा की शुष्कता भी डिपेंड करेगी। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पे मृदा कैसी होगी? आर्द्र बहुत ज्यादा होगी। जहां पे कम वर्षा होगी, मध्य होगी, वहां पे मृदा कैसी होगी? अर्ध शुष्क होगी। और जहां पे बिल्कुल वर्षा नहीं होगी वहां मृदा कैसी होगी? ड्राई होगी, शुष्क होगी। तो आप लिखेंगे भारत में वर्षा के असमान वितरण के कारण, भारत में वर्षा के असमान वितरण के कारण आर्द्र, अर्धशुष्क एवं शुष्क, आर्द्र, अर्धशुष्क एवं शुष्क तीनों ही प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। आर्द्र, अर्धशुष्क सेमी, है ना, अर्धशुष्क, सेमी एरिड और शुष्क, तीनों ही प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। तो हमारे यहाँ पे आर्द्र मृदा भी मिलेगी, अर्ध शुष्क मृदा भी मिलेगी और शुष्क भी मिलेगी। तीनों प्रकार की मृदा मिलती है। ठीक है। अगली बात, आपको एक बात और याद रखनी, भारत में जितनी भी मृदाएं हैं उन सब में 3 प्रकार के पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं। बहुत ही अधिकांश मृदाओं में इनकी कमी पाई जाती है। कौन कौन से? बिल्कुल, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और हमारा पोटेशियम फिर भी मिल जाता है, ह्यूमस नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। तो आप लिखेंगे भारत के अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो भारत के अधिकांश मृदाओं में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात, भारत में जो, आपको एक बात और सुन लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा मृदा का निर्माण है वो किसने किया है? तो नदियों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? और कौन सी मृदा का हुआ है? जलोढ़ मृदा का हुआ है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रकृति की मृदा मानी। तो लिखेंगे भारत में सर्वाधिक मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा किया गया है। भारत में सर्वाधिक मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा किया गया, जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक और विशेषता, भारत में मृदा की विविधताओं के कारण ही तो फसलों में विविधता है। किसके कारण? आप देखो, भारत में एक प्रकार की फसल होती है क्या? क्यों? क्योंकि भारत में एक प्रकार की मृदा नहीं है। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि भाई हर प्रकार की फसल हर मृदा में नहीं होती है, कि नहीं? जैसे आप जो है कपास करना चाहते हैं, तो कपास करना चाहते हो तो क्या जलोढ़ में कर लोगे? बल सी बात है। तो आपको क्या चाहिए? आप सोयाबीन करना चाहते हैं, क्या जलोढ़ में कर लोगे? आई बात समझ में? आप जो है ड्राई फ्रूट्स या आप जो है चाय कॉफी करना चाहते हैं, कर लोगे? क्या चाहिए? पर्टिकुलर मृदा चाहिए, लेटराइट। तो सिंपल सी बात है यानी भारत में मृदा की विविधताओं का, फसलों की विविधता, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। भारत विविधताओं वाला देश है। तो भारत की विविधता लोगों में ही नहीं है, भारत की विविधता खान पान में, भारत की जो है मृदा में, हर प्रकार की चीजों में विविधता है ना? तो आप लिखेंगे भारत में मृदा की विविधताओं के कारण फसलों में सर्वाधिक विविधता दिखाई देती है। भारत में मृदा की विविधता के कारण फसलों में सर्वाधिक विविधता दिखाई देती है।
कितने पॉइंट हो गए? एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, भारत में जो मृदा है ना, वो आज सबसे ज्यादा कौन सी समस्या से ग्रसित है? हाँ, भारत में सिर्फ मृदा की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर अपन बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मृदा की जो समस्या हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी दिखाई दे रही है? मृदा अपरदन की। इसके अलावा मृदा ह्रास की भी समस्या है, इसके अलावा मरुस्थलीकरण की भी समस्या है, इसके अलावा अम्लीयता और क्षारीयता की भी समस्या है। तो लिखेंगे आप लोग भारत में मृदा की विभिन्न समस्याओं के रूप में मृदा अपरदन, भारत में मृदा की विभिन्न समस्याओं के रूप में मृदा अपरदन, मृदा ह्रास, डिग्रेडेशन, मृदा ह्रास, मृदा ह्रास, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण ये भी एक समस्या है मृदा की, बंजर भूमि आदि विद्यमान है। आईसीएआर ने भारत में 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में बताया। आईसीएआर समझते हैं आप लोग? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में बताया है कि भारत में 8 प्रकार की मृदाएं लगभग पाई जाती हैं। तो अब हम बात जानते हैं भारत में मृदा का वर्गीकरण। और मृदा के वर्गीकरण में पहले अपन डायग्राम एक प्लॉट करते हैं, उसमें मृदाओं को देखें कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जा रही है, और फिर प्रत्येक मृदा के बारे में अपने को बात करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पर्टिकुलर कोई मृदा पूछ लेगा, 2 नंबर में भी पूछ लेगा और 7 मार्क का भी पूछ लेगा। ठीक है, तो अपन चर्चा करेंगे भारत में मृदा का वर्गीकरण। तो विशेषताएं सारी क्लियर है आपको? चलिए, अपन बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करें। ठीक है, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का, तो इसमें एक पॉइंट आप मेंशन कर लो परिचय में, लिखना आईसीआर के अनुसार, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो आईसीएआर के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदाओं का विभाजन किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। 8 प्रकार की मृदाओं का विभाजन या वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब जो है मैं आपका यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम में अपन इनको समझ लेते हैं। ठीक है,
बना रहे हैं आप लोग? ठीक है, पता चला कि मैं ही बना रहा हूं। ठीक है, बनाते चलो साथ साथ।
ठीक है, और एक और रह गया। क्या हुआ? हाँ, लेटराइट हो गई ना। एक और है लवड़ी छारी मृदा, वो अलग से है ना, वो इन मृदाओं में नहीं है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। 8वें नंबर की मृदा लवड़ी छारी मृदा, ठीक है। वो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में, राजस्थान वाले क्षेत्रों में स्थानीय मृदा ही है ना, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इन मृदाओं को आप कंप्लीट करो। ये है भारत की मृदा। बना ली सभी ने? अब मैं आपको बताता हूं प्रत्येक मृदा के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। प्रत्येक मृदा के अंदर हम 6 से 7 बिंदुओं को कवर करेंगे, और वो बिंदु क्या क्या होंगे वो अपन समझते हैं। एक बार डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूं। आईसीआर ने भारत में 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में बताया है। इसमें कितनी है टोटल? 7। तो 8वीं कहाँ है? 8वीं वास्तव में एक अलग मृदा नहीं है, इन्हीं मृदाओं का स्थानीय रूप है, जो बहुत ज्यादा लवड़ों के कारण लवड़ीय क्षारी होती जा रही है। उसको एक अलग से नाम दिया गया लवड़ीय क्षारी मृदा, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हमारी कौन सी हो गई? फिर एक हमारी कौन सी हो गई? फिर एक हमारी कौन सी हो गई? फिर एक हमारी कौन सी हो गई? फिर पीटिया दलदली, और फिर और 7, और कौन सी हो गई? हाँ, 7वीं है। और 8वीं अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी? लवड़ीय क्षारी मृदा। तो 10 मार्कर में आए तो आप इसी प्रकार से बढ़िया से डायग्राम बना के आइएगा। अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो इस टाइप से आप डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और फ्री हैंड बनाएंगे तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बना लोगे, ठीक है। अब हमें मृदा के बारे में करके अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले अपन बात करें तो हमें कोई भी मृदा जो है उसको कितने बिंदुओं पे पढ़ना होगा, है ना, वो अपन देखते हैं। देखो मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूँ। बेसिकली कोई भी मृदा जो है उसके बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी। जैसे पहली बात तो फॉर्मेशन, वो बनी कैसी है। सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है हमें? उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। दूसरे नंबर पर उसका एक्सटेंशन कहां पर पाई जाती है, कितने क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका विस्तार, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या रखेंगे हम लोग? इसका विस्तार, विस्तार याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे उसकी प्रकृति, क्या बच्चों? नेचर, कैसी प्रकृति, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, तो उसकी प्रकृति पे याद रखेंगे, प्रकृति। अगर कोई इसका विशेष कलर है तो कलर देख लेंगे, रंग, उसका रंग देख लेंगे। उसके अंदर न्यूट्रिशियंस, कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से खनिजों के बारे में 2 प्रकार से दिखेंगे, अधिकता और कमी। कौन से खनिज अधिक है, कौन से खनिज कम। तो खनिज या पोषक पदार्थ, उसके अंदर खनिज या पोषक पदार्थों को देख लेंगे। फिर अपन बात करें क्रॉप्स की। कोई भी जो मृदा है वो पर्टिकुलर कोई ना कोई फसल के लिए जानी जाती है, तो उसमें हम क्या देख लेंगे? और एक चीज और जो है वो है क्या? अन्य। कुछ मृदाओं के अलग अलग नाम भी है, वो आपसे प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है। तो अन्य नाम भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? मृदा वाला
जो डायमेंशन वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखो तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है हमें सबसे ज्यादा मृदा कौन सी फैली हुई है भारत में। तो ये देखो, ये पूरी जलोढ़, ये देखो पूरा तटीय मैदानों में दिख रही है आपको पूरा। ये कोस्टल प्लेन है हमारे जिन पे पूरी दिख रही है ये, और ये पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तर का विशाल मैदान। इस पूरे क्षेत्र में हमें जो दिख रही है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा है, जो भारत के लगभग 43.4%, कितना 43.4% भाग पर फैली हुई, यानी टोटल एरिया का 43.4% भाग पर फैली हुई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, कौन सी मृदा, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा कि भारत के सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत एक उपजाऊ मृदा है। क्या लिखेंगे आप इसके परिचय में थोड़ा सा, भारत के सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत एक उपजाऊ प्रकार की मृदा है। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत क्या है, एक मृदा नहीं, उपजाऊ मृदा है। हाँ, केवल मृदा से काम, तो उपजाऊ है, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है ये, है ना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बच्चों इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा। जो नदियां होती है ना हमारी, नदियां क्या करती हैं, ये नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से आकर चट्टानों को काटती हैं, अपर्दन करती हैं, अपर्दन करके लगातार उस मलबे को, सबसात को निचले भागों में क्या करने लगती है, जमा करने लगती है। उस अपर्दित पदार्थ को क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, और वही धीरे धीरे महीन होता जाता है, बारीक होता जाता है, और एक विशेष प्रकार की मृदा में कन्वर्ट हो जाता है। उस मृदा को अपन कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो वास्तव में जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण प्रक्रिया से हुआ है। कौन सी, हाँ, निक्षेपण का मतलब जमाव, है ना। तो लिखें आप इसके निर्माण में, इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण प्रक्रिया से हुआ है। क्लियर है, तो ये बात आपको याद रखनी निर्माण में। इसके विस्तार की बात कर लें, इसके विस्तार की बात कर लें, तो पहले नंबर पर तो आप इसका एक परसेंटेज बता देना। तो अभी मैंने आपको बताया कितने भूभाग पर है, तो लगभग अप्रोक्स 43.4%, लगभग 43.4% भूभाग पर ये भारत में आपकी फैली हुई। तो ये परसेंटेज पूछ लेता आपसे, इस बार भी शायद प्रीलिम्स मेंस में पूछा था उन्होंने, एक मृदा का परसेंट शायद काली मृदा का पूछा था, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, तो लगभग 43.4% ये क्षेत्र पर क्या है आपकी। फिर आप बताएंगे कहां पर फैली हुई है, तो आप बताइएगा। एक तो उत्तर का विशाल मैदान, कौन सा, अगर अपन भौगोलिक रूप से देखें तो कौन सा क्षेत्र है, बोलो, उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। और दूसरे नंबर पे भारत के तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदान, इन दोनों क्षेत्रों में हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें अपन कुछ राज्यों की, तो राज्य भी आप बता सकते हैं, स्टेट भी आप बता सकते हैं।
कौन से राज्यों में है आपको बताना चाहिए, बोलो। तो आपको ये उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। पंजाब में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, पंजाब में मिल जाएगी। हरियाणा मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिहार में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी, असम में भी मिल जाएगी। तो जहां जहां पे उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है ना, उन उन क्षेत्रों में ये मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, वो भी क्या जलोढ़ मृदा का ही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं बताओ। बिल्कुल, चंबल संभाग जो पूरा है, तो चंबल नदी का ही तो पूरा एरिया है वो। तो चंबल नदी के द्वारा क्या किया गया है, डिपोजिशन किया गया है ना। तो ये जो चंबल संभाग है, उस क्षेत्र में आपको कौन सी मृदा मिल जाएगी, ऑलिव सॉइल मिल जाएगी, है ना। तो विस्तार में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगली आती प्रकृति की बात कर लें, किसकी, प्रकृति यानी नेचर। कैसी प्रकृति के बच्चों ये, बिल्कुल इसका जो पीएच मान है वो लगभग 7 है। तो पीएच मान जब 7 होता है तो वो उसकी प्रकृति उदासीन मानी जाती है ना। तो आप लिखेंगे इस मृदा की प्रकृति उदासीन प्रकार की है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 के लगभग है। तो और याद रखना ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी है। तो प्रकृति में आप ये भी लिख देंगे सर्वाधिक उपजाऊ प्रकृति की। तो प्रकृति में आपको बता देना है उदासीन है और उपजाऊ है, पीएच मान इसका 7 के लगभग, ठीक है ना भाई, लिख लोगे प्रकृति। अब आते हैं रंग। रंग कैसा भाई, इसका रंग कोई रंग है क्या इसका, हाँ हल्के भूरे रंग की, ये ब्राउन कलर में ये दिखाई देती है, तो हल्के भूरे रंग की मृदा है। क्या हुआ, आपने देखी जरूर मृदा की नहीं देखी, जलोढ़ मृदा देखी है आपने, जलोढ़ मृदा देखिए ना, हाँ तो वो आपने देखा उसका रंग जो हल्का सा भूरा सा होता है ना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो हल्के भूरे रंग की क्या होती है, मृदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पोषक पदार्थ की बात कर लें। हमारे एरिया में मिलती है, जहां जहां से मैं आता हूं वहां पे ये कौन सी मिलती है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। मुरैना मुरैना में रहते, तो मुरैना में, भिंड में, और ये पूरा शिवपुरी का बेल्ट में है ना, ग्वालियर में, ये पूरे क्षेत्र में आपको यही मृदा मिलेगी, कौन सी, जलोढ़, ठीक है। पोषक पदार्थ की बात कर लें। पोषक पदार्थ, मध्य प्रदेश के जिलों का अध्ययन जरूर करें आप। मध्य प्रदेश के जिलों से आप प्रश्न प्रीलिम्स में बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो आप हर दिन एक जिला तैयार करें, तो लगभग आपका कितने जिले, तो वो सारे जिले आपके एक एक करके धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। तो कम से कम एक दिन अपना टारगेट बनाए कि आज मुझे मध्य प्रदेश का एक जिला तैयार करना है। एक अपनी बुकलेट बना लो, अच्छी सी रजिस्टर बना लो, उसमें पर डे एक जिला तैयार करो। आप देखेंगे आपका मध्य प्रदेश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत है प्रीलिम्स में, तो आप मध्य प्रदेश को हल्के में नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश को हल्के में लिया तो फिर आपको वो हल्के में ले लेगा, एग्जाम ही निकलेगा। एग्जाम में 50 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश से ही आते हो। मुख्य परीक्षा में भी आप देखो तो मध्य प्रदेश का ही वेटेज बढ़ता जा रहा है, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर स्तर पे आपको क्या मध्य प्रदेश के बारे में पूछने वाला है। इसलिए मध्य प्रदेश का तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको, और जितना आपका अच्छा मध्य प्रदेश हो जाएगा उतना ही आपका एग्जाम ये बहुत शानदार हो जाएगा। क्लियर है। तो बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ते चले आप लोग, लेकिन आप डेली मध्य प्रदेश को जरूर पढ़ें। पढ़ते कि नहीं पढ़ते, हाँ ऑब्जेक्टिव लगाओ ज्यादा मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, मध्य प्रदेश की पॉलिटी के, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के, मध्य प्रदेश के कल्चर के। कल्चर की तो अलग ही यूनिट है, पूरी यूनिट 10 पूरी कल्चर की है। जनजातियां हैं कि नहीं, इस बार कितने बच्चे देंगे प्रीलिम्स, इस बार कितने बच्चे देने वाले हैं, 1 2 3 4
5 6। हाँ एलिजिबल है कि नहीं, देने का मतलब एलिजिबिलिटी बाकी नहीं एलिजिबल, बाकी बच्चे एलिजिबल नहीं। कितने बच्चे एलिजिबल है, मतलब इस बार देने वाले में ये पूछ रहा हूँ। हाँ तो अभी क्यों नहीं हाथ उठा रहे? हाँ मतलब इस बार जो बच्चे, अभी नोटिफिकेशन आएगा बहुत जल्दी, डेट तो आई गई है ना, तो नोटिफिकेशन आएगा, तो जितने ही बच्चे इस बार देना चाह रहे हैं तो बहुत सीरियस से देना, मतलब इस बार आपके पास समय काफी है प्रीलिम्स के लिए, तो आप अभी से भी अगर पढ़ोगे ना तो आप आराम से प्रीलिम्स निकाल पाओगे, है ना। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं एमपीपीएससी के लिए, वो इस बार का प्रीलिम्स, इस बार देखो पोस्ट भी अच्छी आ रही है, तो इस बार पोस्ट का भी सुन रहे हैं कि काफी ज्यादा पोस्ट आने वाली है, 300+, तो आपको तो एक चाहिए, मिल जाएगी आपको एक, है ना। तो आप तो कोशिश यही करें कि इस बार प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए, पूरी ताकत के साथ पढ़ें, एनर्जी करें, पूरा डेली अपना एक सेगमेंट तैयार कर लें और उसमें अपना यूनिट वाइज तैयार करते चलें, ठीक है। यूनिट वाइज अपना पढ़ाई करो डेली, और मार्केट से ऑब्जेक्टिव की बुक ले आओ, एक तो ले आओ आप जो है लूसेंट वाली आती है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का, उससे काफी आपका हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की आती है लूसेंट की, ग्रीन कलर की एक बुक आती है, उसमें आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, है ना, इकोनॉमी का, सारे ऑब्जेक्टिव दिए, तो पहले उनको लगा लो। फिर आप मार्केट से घटना चक्र भी ले आना, घटना चक्र के भी आप सब्जेक्ट वाइज आती है, उनको लगा लो। तो घटना चक्र से आपका क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे कलेक्शन वहां पे होता है, तो उन क्वेश्चनों को आप लगा लो, तो उससे आपका एक ठीक ठीक जो है आपकी स्थिति बन जाएगी कि आपसे सामान्य प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। और सामान्य प्रश्न ही हमें गलत नहीं करना, क्योंकि सामान्य प्रश्न गलत होने से बाहर हो जाते हैं। कठिन प्रश्नों की दिक्कत नहीं है, कठिन प्रश्न तो जो है कि नहीं भी बनेगा तो भी आप कट ऑफ में बने रहेंगे, लेकिन सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। समय है कि नहीं है? जैसे उन्होंने पूछ लिया कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से है, और आप अमरकंटक लगा के आ गए, तो ये क्या हो गया, ये ब्लंडर हो गया, इसमें मतलब आपको माफी नहीं मिलेगी। आई बात समझ कि नहीं आई? तो बस, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो हमें बचाना है। ये तो खैर मैंने बहुत सिंपल पूछ लिया, और भी स्टैंडर्ड है वो भी सिंपल में ही आते हैं। जैसे ताप्ती नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं, ताप्ती नदी को किसकी पुत्री कहते हैं, सूर्य पुत्री कहते हैं ना, ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो बना रहा है, ठीक है। तो अन्य नाम भी कर लीजिएगा, भीलों भीलों की गंगा किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किसे कहते हैं मध्य प्रदेश में, अब ये क्वेश्चन कुलवेरा नदी को कहते हैं, किसको, कुलवेरा नदी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आपका। तो ट्रेंड देखो, प्रीवियस इसके क्वेश्चंस देखो, उसके ट्रेंड देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आजकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बना रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है वो, किस क्षेत्र का टेम्परेचर पे क्या स्थिति बन रही है, ढाल की स्थिति क्या बन रही है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। पोषक पदार्थ की अपन बात कर लें, यहाँ पे न्यूट्रिशंस कौन से मिल रहे हैं वो अपन बता देंगे। तो देखो यहाँ पर हमें इस मृदा में जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस और सबसे कम न्यूट्रिशन दोनों बताएंगे, चूना और पोटास की तो अधिकता है, किसकी, तो लिखेंगे चूना और पोटास की अधिकता, और नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी। चूना पोटास की अधिकता, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की क्या है, कमी है। तो चूना और पोटास की तो इसमें अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो चलिए प्रकृति में हमने बता दी, फसल देख लें, कौन सी फसल होती है बताओ, जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल होती है, मोटा अनाज, हाँ। इसमें देखो अपन बात करें तो आपको गेहूं हो जाता है अच्छा खासा, सरसों हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, चावल हो जाता है, बिल्कुल सही है, चना हो जाता है, क्या हो जाता है, चना हो जाता है, ठीक है। सोयाबीन नहीं होता इसमें, अगर मैं कपास और सोयाबीन को छोड़ दूं तो लव सारी फसलें इसमें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट इंपोर्टेंट फसल की बात करें तो गेहूं, सरसों, गन्ना, चना, है ना, ये ज्यादा फसलें इसमें हो जाती हैं, ठीक है। ज्वार भी हो जाता है नो डाउट, लेकिन इसमें सोयाबीन और कपास नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे फसलों में, जैसे लिखना गेहूं,
सरसों, गन्ना, चावल, दाल, दलहन भी हो जाता है। बाजरा भी हो जाता है। कपास और सोयाबीन को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख देना, कपास और सोयाबीन को छोड़कर लगभग ये सारी फसलें हो जाती हैं। क्या? ठीक है, चलिए, तो ये बात भी क्लियर होगी, फसल की बात हमने कर ली। अच्छा, इसका कोई अन्य नाम है क्या इस मृदा का? मैंने आपको पढ़ाया था खादर बांगर, पढ़ाया था। खादर किसको कहते हैं? नवीन जलोढ़ का। और बांगर किसको कहते हैं? तो लिख लो, खादर और बांगर इसी के नाम है। इसे कॉप और कछारी मृदा भी कहते हैं, कॉप मृदा और कछारी मृदा। कॉप, कॉप, कॉप और कछारी, कॉप और कछारी। ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको याद रखना है ना। कछारी मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा का ये अन्य नाम है कछारी मृदा, है ना। या खादर बांगर तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। खादर कौन सी है? नवीन जलोढ़। और बांगर कौन सी है? इनके बारे में अंतर भी हमने पढ़ा था कि भाई जो है, जैसे पंजाब हरियाणा में कौन सी पाई जाएगी? खादर की बांगर? बांगर पाई जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती। जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती ना, वहां पर खादर है। और जहां कभी कभी आती वहां पे, जैसे मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी हुई? खादर की बांगर? खादर, बांगर, है ना, बांगर, है ना, याद रखना। चलो, तो ठीक है, फिर ये आप याद रखिएगा जलोढ़ मृदा के बारे में। सारे पॉइंट्स क्लियर है? तो आप 7 मार्कर में है तो लिख दोगे ना जलोढ़ मृदा के बारे में? बहुत सारी बातें आपके पास इंफॉर्मेशन है जलोढ़ मृदा को लिखने में, कोई दिक्कत आपको? 2 नंबर में भी आएगा तो लिख दोगे आप जलोढ़ मृदा को। ठीक है, तो 2 नंबर में आ जाए तो लिख देना, 7 मार्कर में है तो। अगली मृदा की तरफ चलते हैं। लाल पीली मृदा कौन सी? लाल पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। ये बच्चों भारत की दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की क्या है? सबसे बड़ी मृदा मानी जाती है। क्लियर हो गया? तो लिखना, भारत की द्वितीय सर्वोच्च विस्तार वाली, कम उपजाऊ प्रकृति की एक मृदा है। इसकी उपजाऊ प्रकृति बहुत ज्यादा नहीं होती। द्वितीय सर्वोच्च विस्तार वाली, कम उपजाऊ प्रकृति की एक मृदा है। तो ये भारत की क्या है बच्चों? द्वितीय नंबर की सबसे ज्यादा विस्तार वाली और कम उपजाऊ प्रकृति की एक मृदा है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों इस मृदा का निर्माण, फॉर्मेशन कैसे बनी है भाई ये मृदा। तो इस मृदा का निर्माण जो है वो आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों के अपक्षयपर्दन से हुआ है। कौन सी चट्टान है? आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस प्रकार, ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें, इस मृदा का निर्माण आर्कियन, ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय एवं वर्तन से हुआ है। आर्कियन, ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय अपर्दन समझते हैं आप लोग? क्या होता है अपक्षय अपर्दन? बिल्कुल सही है। अपक्षय का मतलब होता है जो भी आपके भौतिक कारक हैं,
जैसे टेम्परेचर है, जैसे वर्षा है ना, जैसे हवाओं की गति, हवाएं चल रही हैं, तो उससे क्या होता है, चट्टानें कमजोर होने लगती हैं। चट्टानों में अपने अंदर क्या होने लगता है, धीरे धीरे बहुत सारी प्रोसेस चलती है और चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, कमजोर होकर अपने स्थान पे गिर जाए, टूटकर गिर जाए अपने स्थान पर, तो उसे अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग प्रोसेस। और अगर कोई गतिशील कारक के द्वारा चट्टानों में रगड़ पैदा हो रही है और धीरे धीरे चट्टान का जो है कटाव होकर अन्य स्थान पर चला जाए बहकर, तो उसे क्या बोलते हैं, अपरदन कहते हैं। और जब वो पदार्थ किसी जगह पे जाकर जम जाए तो उसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, तो अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। कैसी है, स्थैतिक प्रक्रिया, मतलब अपनी जगह पर ही क्या हो गई, अरे जैसे आइसक्रीम आपने ले रखी है, अगर वो अपनी जगह पिघल कर गिर जाए तो क्या है, अपक्षय। आपने पॉपकॉर्न ले रखे हैं, हवा चल के उड़ जाए तो अपरदन। आई बात समझ में। या फिर चॉकलेट की बात करूं, चॉकलेट आपने मुंह में डाली, दांतों से दबाकर उसको तोड़ दिया, क्या हो गया, अपक्षय। और फिर आपने सलाइवा से उसको अंदर लिया, अपरदन। और पेट में जाके निक्षेपण। तो चॉकलेट का क्या हो गया, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। ये बढ़िया एग्जाम्पल है ना, ये बढ़िया था। हाँ, याद रखना आप लोग, जितना आप चीजों को एग्जाम्पल से समझाते हैं, इंटरव्यू में भी जब आपसे कोई प्रश्न है तो आप एग्जाम्पल से समझाते हैं ना, तो उतनी बात क्लियर होती है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप एग्जाम्पल से चीजों को समझा करो और एग्जाम्पल से आपको चीजों को डिफाइन करना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में मत लिख देना चॉकलेट वाला, ये तो मैंने आपको अच्छे एग्जाम्पल होने पड़े, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये हो गया निर्माण। ठीक है, निर्माण की बात हमने कर ली, विस्तार की बात कर लें अपन, इसके एक्सटेंशन की बात कर लें, विस्तार। ठीक है, तो विस्तार में ये भारत के लगभग 18.6% भाग पर है, कितने पर, 18.6%। तो आप लिखेंगे लगभग 18.6%। लगभग 18.6% भूभाग पर ये फैली हुई है। ठीक है, और ये आपको जहां तक प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, कहां पर, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, आपको देखो ये मिलेगी, तेलंगाना के पठार मिल जाएगी, कहां पर, तेलंगाना पठार जो है, रायलसीमा का पठार जो आंध्र प्रदेश में है, रायलसीमा का पठार। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश के कौन से पठार मिल जाएगी, बघेलखंड वाली मिल जाएगी, रीवा पन्ना वाली मिल जाएगी, है ना। अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कुछ भाग उड़ीसा का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, कुछ भाग आंशिक रूप से कर्नाटक है। ठीक है, तो विस्तार लिख दोगे आप लोग आसानी से, तो इसका विस्तार आप बता दीजिएगा कि ये लगभग 18.6% भाग पर, और ये प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत, कुछ पठार आप नाम लिख दीजिएगा इन पठारों में, और कुछ स्टेट के नाम लिख सकते। ठीक है, बात करते हैं अब इसके प्रकृति को लेकर। ठीक है, प्रकृति कैसी इसकी, अम्लीय प्रकार की, बिल्कुल सही बात है। तो आप लिखेंगे, और अम्लीय प्रकृति पीएच मान कितना होगा, 7 से, बिल्कुल सही है। तो आप लिखेंगे पीएच मान 7 से कम होने के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय है।
7 से कम होता है तो अम्लीय है, और ये कम उपजाऊ प्रकृति की भी है। कैसी है ये? कम उपजाऊ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका रंग कहते हैं कि लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण, इसमें जो लोहे की ऑक्साइड है ना, उसकी अधिकता से इसका रंग लाल होता है। तो आप लिखेंगे लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण रंग लाल। लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और फेरिक ऑक्साइड के जलीय अपघटन से, फेरिक ऑक्साइड के जलीय अपघटन से इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाती है तो वो उसका हल्का हल्का रंग लाल और पीला होने लगता है ना? तो बिल्कुल, तो आप लिखेंगे लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल, और फेरिक ऑक्साइड के जलीय अपघटन से, जल से क्रिया कर लेता है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड के जलीय अपघटन से इसका रंग पीला हो जाता है। तो लाल और पीला जो है इसका ये कारण आप बता दीजिएगा। फेरस ऑक्साइड के जलीय अपघटन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, रंग हो गया हमारा। अगला कौन सा पॉइंट है हमारा? पोषक पदार्थ, है ना? इसमें एल्यूमिनियम और फेरस की अधिकता होती है। एल्यूमिनियम और फेरस की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। एल्यूमिनियम और फेरस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। बात करते हैं इसके अंदर फसल कौन सी होती है, बता सकते हैं? लाल पीली मृदा में सबसे फसल कौन सी होती है? बिल्कुल सही, धान की खेती बहुत होती है इसमें। तो लिखेंगे आप लोग सर्वाधिक धान की खेती या सर्वाधिक चावल। इसमें मोटा अनाज भी हो जाता है ना? क्या हो जाता है? मोटा अनाज तो समझते हैं आप लोग, क्या होता है? ज्वार, बाजरा, बिल्कुल सही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांबा, ये सब होते हैं, है ना? हाँ, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी, रागी और मूंगफली भी हो जाती है इसमें। याद रखना आप लोग, क्या हो जाती है? मूंगफली भी हो जाती है। आप देखें तो इस साइड में मूंगफली काफी होती है। और तंबाकू भी हो जाता है। क्या हो जाता है? तंबाकू। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो आपको माइंड में रखना है, ये आप यहाँ पे बता दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसकी जो है अन्य नाम। इससे चलका मृदा भी कहते हैं, चलका। एक नाम इसका याद कर लीजिएगा, चलका मृदा भी इसके, चलका। तो एक बार पूछा चुका चलका मृदा, तो लाल पीली मृदा को क्या कहते हैं? चलिए, अब आते तीसरी मृदा जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मृदा। काली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल के बारे में अपन बात करेंगे। ब्लैक सॉइल बड़ी इंपॉर्टेंट है मृदा हमारे लिए। ये तीसरी सर्वाधिक विस्तार वाली एक उपजाऊ मृदा है। कैसी है? ये भी जलोढ़ मृदा के बाद सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। कौन सी? ब्लैक सॉइल। तो लिखेंगे भारत में तीसरी सर्वाधिक विस्तार वाली एक उपजाऊ मृदा के रूप में स्थित है ये।
तीसरी सर्वाधिक विस्तार वाली, थर्ड नंबर पे ये आती है भारत में, है ना। तीसरे नंबर की ये सबसे ज्यादा कैसी है आपकी, फर्टिलाइज मृदा है। ठीक है, बात करते हैं इसके निर्माण को लेकर, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका निर्माण भी एक विशेष प्रकार की चट्टान से हुआ है। उस चट्टान का नाम है, और बेसल चट्टान कैसे बनी होगी, तो बिल्कुल सही है। तो बेसल चट्टान का निर्माण हुआ है मैग्मा के उद्गार से, और मैग्मा का उद्गार कहां से होता है, ज्वालामुखी से। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर काली मृदा है वहां पर अपन ये प्री एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर कभी ना कभी क्या रहा होगा, वॉल्केनिक इरप्शन रहा होगा, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा। और जब अपन भूगर्भीय हलचलों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो गुजरात और जो महाराष्ट्र और मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं हुई है। इसके कारण इस क्षेत्र में बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, और बेसाल्ट चट्टानों के धीरे धीरे कालक्रम के आधार पर, समय के आधार पर धीरे धीरे क्या हुआ, अपक्षय प्रदन हुआ, और उससे एक विशेष प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ, और इस विशेष प्रकार की मृदा को अपन क्या कहते हैं, काली मृदा। तो आप लिखें इसमें, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार की गतिविधियों के कारण बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया के द्वारा विशेष प्रकार की बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है। विशेष प्रकार की बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये जो टाइम है ना वो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग, क्रिटेशियस काल था। कौन सा था, क्रिटेशियस। लिखूं क्या, क्रिटेशियस। ये टाइम लगभग क्रिटेशियस काल का माना जाता है। तो क्रिटेशियस काल में ये घटना हुई थी। और आगे लिखना आप इसमें, इन चट्टानों के अपक्षय प्रदन के द्वारा कालांतर में काली मृदा का निर्माण हुआ। इन चट्टानों के अपक्षय प्रदन के द्वारा कालांतर में काली मृदा का निर्माण हुआ। क्लियर है। विस्तार की बात कर लेते हैं बच्चों। इसका जो विस्तार है वो अप्रोक्स 16.6% है। कितना है, 16.6%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16.6% भाग पर ये आपकी हमें दिखाई देती है। क्लियर है बच्चों। अब अपन ने पठारों का अध्ययन करा था, और पठारों में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, दक्कन ट्रैप पढ़ाया था, जिसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। तो एक तो ये दक्कन ट्रैप वाले रीजन में, और एक पठार और जो आप मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, मालवा प्लेटी। तो मालवा प्लेटी, और एक क्षेत्र और है जो गुजरात का एरिया है, काठियावाड़ का क्षेत्र। कौन सा, तो काठियावाड़ वाले क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर हम कहें तो ये जो हमें कहीं ना कहीं काठियावाड़ का पठार वाले क्षेत्र में, दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में, और हमारा मालवा वाले पठार क्षेत्र। तो आप लिखेंगे इसका जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही, कहां पर, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। इसका जो विस्तार है वो प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ही हमें कहां मिलता है, तो आप बताना, दक्कन ट्रैप, ब्रैकेट में महाराष्ट्र का पठार, है ना, मालवा प्लेटी, कौन सा, और काठियावाड़। अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट वाइज, तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र आता है इसमें। कौन सा आता है,
इसमें आपका जो है गुजरात आ जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश आ जाता है, और आंशिक रूप से कर्नाटक भी आ जाता है। और तेलंगाना भी। ठीक है, चलिए तो हमने बात कर ली इस पे विस्तार को लेकर। विस्तार आप बता दोगे आसानी से? नेक्स्ट, प्रकृति देख लें इसकी। इसकी प्रकृति, इसका नेचर है ना, तो आपको याद रखना है इसका नेचर कैसा है, बोलो। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान का नेचर कैसा है, क्षारीय, तो पैतृक पदार्थ उसका है, तो ये भी कैसी रहेगी, तो पीएच मान इसका 7 से क्या होगा, बोलो, अधिक होगा। तो आप लिखेंगे पीएच मान 7 से अधिक होने के कारण यह क्षारीय प्रकृति की मृदा है, क्षारीय प्रकृति की उपजाऊ मृदा है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बात करें इसके रंग को लेकर, तो नाम से क्लियर हो रहा है, रंग कैसा है इसका। इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि काली मृदा का रंग कैसा होता है, आप सोचो पड़ जाओ कि पता नहीं कैसा होता है। तो कभी कभी सिंपल सी बात को भी सिंपल ही तरीके से पता होना चाहिए। तो काली मृदा का रंग काला है, नो डाउट, लेकिन काला क्यों है, तो आप बता सकते हैं इसमें भी लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग काला होता है। तो आप लिखेंगे लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। पोषक पदार्थ, इसमें बच्चों पोटास और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के कार्बोनेटों की अधिकता होती है, कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो इसमें पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये के कार्बोनेटों की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। हाँ, कार्बोनेट्स जो है उनकी अधिकता होती है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के कार्बोनेटों की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। तो ये इसके पोषक पदार्थ बताइएगा। अब बात करें फसल को लेकर, है ना, इसकी फसल की बात कर लें। कौन सी फसल होती है भाई काली मृदा, बताइए। दो बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, एक कपास और एक सोयाबीन, और तीसरी गेहूं। तीन अगर टॉप 3 फसल की बात करें तो यहाँ पे 3 ये महत्वपूर्ण फसलें होती है। तो आप लिख सकते हैं इस मृदा में सर्वाधिक कपास, सोयाबीन, गेहूं, इसके अलावा मूंगफली भी होती है, गन्ना भी होता है। कपास है, सोयाबीन है, गेहूं है। सरबती गेहूं आपने देखा हुआ मालवा वाले क्षेत्र में होता है बहुत ज्यादा, है ना, अच्छी क्वालिटी का ये गेहूं माना जाता है ना। कपास कपास बहुत होती है मालवा वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में बहुत होती है, आपने देखा हुआ। अब देखो इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ रहा है कि टॉप 3 स्टेट बताओ कपास और सोयाबीन के, तो फिर आप बता सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है माइंड में कि भाई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होंगे। इस बात को एकदम एज्यूम कर सकते हैं आप, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए
तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं हम लोग क्या बच्चों, इसके अन्य नाम पे, है ना। अब अन्य नाम मैंने कल आपको बहुत सारे बताए थे, इसके नाम आपको याद रखने। देखो पहला नाम आप इसमें आप बता सकते हैं, एक तो रेगुर, ये बहुत फेमस नाम है, रेगुर पूछा जाता है, एमबीपीएससी पूछ चुका है, रेगुर। फिर चेरनोजम, फिर काली कपासी, फिर दरारी मृदा, इसमें दरार पड़ जाती, पता है आपको, इसमें दरार पड़ जाती बीच बीच में, और जब दरार पड़ जाती है तो फिर ये राउंड राउंड ऐसे होने लगती है, तो ये स्वयं को जोतने वाली मृदा भी इसे कहते हैं। अपने आप को ये क्या कर लेती है, रोटेट कर लेती है ना, तो ऊपर की लेयर नीचे चली जाती है, नीचे की लेयर ऊपर आ जाती है, तो ये अपने आप को क्या कर लेती है, रोटेट कर लेती है। रोटेट करने से ये स्वयं को, क्योंकि जोतने का मतलब क्या है, नीचे की लेयर को ऊपर लाना, ऊपर की लेयर को नीचे ले जाना, तो स्वयं को ही जोत लेती है मृदा, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसमें जुताई की कम आवश्यकता पड़ती है, स्वयं को क्या ये जोतने वाली मृदा है। अच्छा एक बात और याद रखना आप लोग, इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, कम पानी में ये अपने अंदर क्या है, नमी को बनाए रखती है, अपने अंदर वाटर को क्या है, रिटेन करके रखती है। तो ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी इसकी कि ये जो है अपने अंदर लंबे समय तक पानी की आर्द्रता को या पानी की नमी को बना के रखती है। तो आप एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताओ भारत की कौन सी ऐसी मृदा है जो सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता रखती है, तो आंसर क्या लगाना है आपको, काली मृदा लगाना है ना। तो याद रखें आप लोग, तो सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता इसके अंदर होती है ना, याद रखिए आप लोग। इससे हम लोग लावा मृदा क्यों कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि बैसाल चट्टान, तो लावा, लावा मृदा के नाम से जानते हैं, लावा मृदा, है ना। तो स्वयं को जोतने वाली, दरारी, लावा मृदा, रेगु, एक इसका नाम है करेल, क्या नाम है, करेल मृदा भी इसी कहते हैं, करेल। ठीक है ना। तो बहुत सारे नाम इसके हैं, आप याद रखिए, सबसे नाम इसी के। तो ये हमारी मृदा कौन सी कंप्लीट होती है बच्चों, काली मृदा कंप्लीट। अगली मृदा इसे चलते हैं, लेटराइट मृदा, कौन सी, लेटराइट मृदा। हाँ ये स्थानीय नाम है, स्थानीय स्तर पर कुछ शब्दों के आधार पर इनका नाम रखा जाता है, तो स्थानीय नाम है, मतलब इसका कोई ऐसा विशेष वो बुक वगैरह में कोई मिलता नहीं है ऐसा करील क्यों रखा गया है ना, स्थानीय नाम ही रखे गए बस। अगली मृदा कौन सी है, लेटराइट। लेटराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटराइट मृदा को आपको समझना है तो आपको एक छोटी सी प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और उसका नाम है लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन की प्रक्रिया। क्या, लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन की प्रक्रिया, क्योंकि इस मृदा का निर्माण हुआ है किससे, निच्छालन की प्रक्रिया से। आप कहेंगे सर ये निच्छालन की प्रक्रिया क्या है, बोलो, नहीं कहेंगे, कहेंगे। तो बताओ फिर निच्छालन का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी सुना ये शब्द निच्छालन, चलो निच्छालन नहीं सुना आपने, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक अगर पानी भर जाए, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर लंबे समय तक पानी भर जाए, तो पानी क्या करेगा, रिस रिस कर नीचे जाएगा, चूंकि रंध्र होते हैं ऊपरी सतह पर, तो जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, तो वहां पर ही पानी रिस रिस कर नीचे जाएगा। लेकिन पानी की एक विशेषता है, पानी जिससे भी मिलता है उसको घोलने का प्रयास करता है। पानी की विशेषता क्या है, जिसके साथ कांटेक्ट में आता है उसको क्या करता है, वो घोलने का प्रयास करता है। तो सॉल्युबल क्वालिटी इसके अंदर होती है। तो जैसे ये ऊपरी सतह पर लंबी समय तक भरा होता है ना, तो ऊपरी सतह पर जो पोषक पदार्थ है ना, उनको ये अपने अंदर क्या कर लेता है, घोल लेता है, और उन पोषक पदार्थों को घोलकर कहां ले जाता है, निचले संस्तर में ले जाता है, निचली परत में लेके चला जाता है, और ऊपरी सतह पर सारे पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और केवल लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ही शेष रह जाते हैं, और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ही शेष रह जाते हैं। तो वास्तव में इस ऊपरी स्तर पे जो मृदा का एक निर्माण हो जाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, यानी कि ये बहुत सख्त मृदा होती है, लाल कलर की होती है, बहुत सख्त मृदा होती है। इसमें इंटरनेट चल रहा है क्या, मैं आपको बता देता हूं।
क्या? इंटरनेट नहीं चल रहा इसमें। हाँ हाँ, इससे कनेक्ट कैसे हुआ, कर दो। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है ना, फिर आपको लेटराइट मृदा कल मैं ऐसा करूँ, कल टैब में फोटोज लाऊंगा तो उसको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको दिखेंगे बड़े बड़े जो है कंकड़ पत्थर लाल कलर के दिखते हैं ऊपरी सतह पर। तो वो जो लाल कलर के बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपको दिखाई देते हैं, ये केरल में और कर्नाटक में बहुत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल और कर्नाटक में, है ना। मैं आपको इसके बारे में तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान के चलो ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, और यहां पर क्या है, पानी भरा है लंबे समय तक। ये वही बनेगी जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और मृदा में मैंने आपको बताया कई लेयर्स होती हैं, कई क्या होते हैं, संस्तर होते हैं। तो ये पानी क्या करता है, रंध्रों के माध्यम से धीरे धीरे ये क्या होता है, रिस रिस कर नीचे जाने लगता है ना। रिस रिस कर ये कहां जाने लगता है, निचले स्तर में जाने लगता है। ठीक है। और उससे क्या होता है बच्चों, ऊपरी सतह पर जो कुछ पोषक पदार्थ होंगे, ये जो पोषक पदार्थ है ऊपरी सतह पर मृदा के, वो पानी के साथ घुलकर कहां जाएंगे, निचले संस्तर में आ जाएंगे। पानी के साथ घुलकर कहां जाएंगे, और मृदा की ऊपरी परत पूरी तरह से क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों के विहीन हो जाएगी। पोषक तत्व वहां पे हटने लगेंगे और सारे महीन कण धीरे धीरे नीचे संस्तर में चले जाएंगे। और ऊपरी संस्तर पर फिर हमें जो है, ऊपरी संस्तर फिर हमें क्या दिखाई देगा, फिर हमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर दिखाई देंगे। रेड कलर के बड़े बड़े क्या दिखाई देंगे, कंकड़ पत्थर दिखाई देंगे बड़े बड़े। और ये विशेष प्रकार की जो है एक मृदा यक्का यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस पूरे क्षेत्र में ये एक विशेष प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है। और इस मृदा को अपन क्या कहते हैं, लेटराइट। तो कौन सी प्रोसेस से हुआ इसका निर्माण, निच्छालन। निच्छालन प्रक्रिया के लिए कुछ 3-4 बातें बड़ी जरूरी होती हैं। एक तो निच्छालन प्रक्रिया कहां पे होगी, पहली बात तो क्षेत्र पर्वतीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पर्वतीय प्रदेश होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उच्च वर्षा होनी चाहिए। वर्षा कैसी होनी चाहिए, हाईली रेनफॉल होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जल जमाव लंबी अवधि तक। तो जल वहां पे लंबे समय तक भरा रहना चाहिए, वर्षा ज्यादा होनी चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए। वहां पर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, वहां पर इस प्रकार की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो उस क्षेत्र में जो प्रोसेस चलती है उसको निच्छालन प्रक्रिया कहते हैं। और इसके द्वारा जो सॉइल बनती है उसे लेटराइट मृदा कहते हैं। लेटराइट मृदा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बोलो, ईंट। तो ईंट के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। वहां पे जो ईंट बनती है ना, उसमें इसी मृदा का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लिख लें पहले इसके बारे में थोड़ा सा परिचय। लिखना, लेटराइट लैटिन भाषा के, लेटराइट लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है।
लेटराइट लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट। इसका निर्माण आप बताइएगा। इस मृदा का निर्माण उच्च पर्वतीय प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव होने से निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जल भराव होने से निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर लिखना थोड़ा सा हेडिंग बनाकर, निच्छालन प्रक्रिया। हेडिंग बनाकर लिखना निच्छालन प्रक्रिया। अब 2 नंबर में आ सकती है आपसे निच्छालन प्रक्रिया, तो आपको बताना पड़ेगा। तो लिखना यहां हम लेटराइट मृदा के निर्माण की एक निच्छालन प्रक्रिया लिखना। यहां लेटराइट मृदा के निर्माण की एक विधि है या प्रक्रिया है। लेटराइट मृदा निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह पर भरा हुआ जल, भूपर्पट्टी ऊपरी सतह पर भरा हुआ जल मृदा के पोषक पदार्थों को अपने साथ घोलकर निचले संस्तर में ले जाता है। मृदा के पोषक पदार्थों को अपने साथ घोलकर कहां ले जाता है? निचले संस्तर में ले जाता है। संस्तर मतलब परतें, संस्तर है ना। निचले संस्तर में या निचली परतों में ले जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। निचले संस्तर या निचली परतों में ले जाता है, जिसके फलस्वरूप मृदा की ऊपरी सतह पर या भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह पर लोह एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ही शेष रह जाते हैं। लोह एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ही शेष रह जाते हैं। लोह एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ही शेष रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप लाल रंग की कंकड़ युक्त या मोटे कणों से युक्त मृदा का निर्माण हो जाता है। कंकड़ या मोटे कणों से युक्त मृदा का निर्माण हो जाता है। कंकड़ या मोटे कणों से युक्त मृदा का निर्माण। हाथों में दर्द होने लगा। अभी तो ये मान के चलो कि आप बहुत कम लिख रहे हैं। जब आप मुख्य परीक्षा लिखोगे तो आपको 3 घंटे में कितना लिखना है पता है आपको? 30 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। और 30 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कितना? हाँ, 30 तो 1 घंटे वाला 1.5 घंटे में लिखना है। 30 अगले 60 लिखने टोटल, यानी एक पार्ट में 30 लिखनी है और अगले फिर पार्ट में कितने? 30, 60 क्वेश्चन लिखने हैं। और 60 क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप से,
ऐसा नहीं कि एक ही मृदा का क्वेश्चन चल रहा है, कहीं पठार आ जाएगा, कहीं मृदा आ जाएगी, कहीं झील आ जाएगी, कहीं हिमालय आ जाएगा। हर प्रकार का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और स्पीड से भी लिखना है, आराम आराम से नहीं कि आराम से लेट लेट के लिख रहे हैं। बहुत ही एनर्जेटिक होकर लिखना पड़ेगा, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी और अच्छा लिखना पड़ेगा। राइटिंग खराब हो गई, लिख तो रहे हैं लेकिन फिर उसको कोई पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो वो राइटिंग आपकी बहुत, हाँ ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम नॉलेज से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस का एग्जाम है। नॉलेज तो खैर होना जरूरी है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, है ना। जब आप टेस्ट भी लिखोगे मुख्य परीक्षा की, तो उंगलियों में गड्ढे पड़ जाएंगे आपके, जितना लिखना पड़ता है, तब जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं पड़े होंगे गड्ढे, अभी तो बढ़िया मुलायम उंगलियां हैं आपकी। डेली लिखेंगे लिखेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कितना जरूरी है लिखना। ठीक है, तो चलिए फिर हमने ये तो कवर कर लिया है बच्चों। कल के सेशन में अपन आगे बढ़ेंगे और कल के सेशन में बाकी मृदाओं को कवर करेंगे, मृदा की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे फिर हम लोग।